हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड अकाउंटिंग 1 से चैप्टर नंबर 2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईआरपी मॉड्यूल्स। अच्छा, बेसिकली बात करें ईआरपी क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ईआरपी मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बिजनेस को यूजफुल होता है। अब ईआरपी मॉड्यूल्स यानी कि ईआरपी की वजह से हम बिजनेस के ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन। तो देखो, क्लाउड अकाउंटिंग का जो एनवायरनमेंट है ना, देखो क्लाउड अकाउंटिंग का एक पार्ट माना जाता है ईआरपी। तो क्लाउड अकाउंटिंग का जो एनवायरनमेंट है उसमें ईआरपी के मॉड्यूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बिकॉज ईआरपी मॉड्यूल्स को डिजाइन किया जाता है मतलब क्या देख करके बिजनेस की जो स्ट्रीमलाइन होती है, बिजनेस की स्ट्रीमलाइन मतलब कि बिजनेस क्या क्या प्रोसेस से गुजर रहा है, बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कैसे सॉल्यूशन दे सके और कोई भी बिजनेस को बहुत इजी कैसे कर सके। ठीक है, और इन सबको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग बिजनेस फंक्शन को देख करके और एक ऐसी सिस्टम बनाते हैं जो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली ईआरपी मॉड्यूल यानी क्या। तो ईआरपी का यूज करके हम कौन सी ऐसी पार्ट्स को, कौन से ऐसे प्रोसेस को बिजनेस के इजी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दे मैन्युफैक्चरिंग, तो एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी एक तरह से मॉड्यूल हुआ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक मॉड्यूल माना जाता है। फिर हम कहेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम, या हम कहेंगे एसेट मैनेजमेंट, बिग डेटा मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर परचेज मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, सर्विस एंड मेंटेनेंस, ये सारे ईआरपी के मॉड्यूल माने जाते हैं। यानी कि ये सारे बिजनेस की प्रोसेस है, मतलब ये सारी चीजों की वजह से हम हमारे बिजनेस को बहुत इजी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें ईआरपी बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो बिजनेस को, हमारे रिसोर्सेज को, मतलब बिजनेस में जितने भी रिसोर्स लगे हैं, ह्यूमन हो गया, पैसा हो गया, या हम कहे एम्प्लॉय हो गया, या रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स हो गया, कुछ भी हो गया, उन सबको मैनेज करना इंटरनेट का यूज करके, उसको ईआरपी कहते हैं। और ये सारे ईआरपी के मॉड्यूल्स है, यानी कि ये प्रोसेसेस है जो ईआरपी के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब बात करें तो मेन ईआरपी मॉड्यूल्स कौन से हैं, मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो ईआरपी के अंदर बहुत इजी हो जाती है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा देखो, जब भी हम लोग ईआरपी मॉड्यूल एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ईआरपी यूज करते हैं, तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल होता है उसमें क्या क्या आ जाता है। तो एक फंक्शनलिटीज जैसे कि जनरल लेजर हम लोग इजीली बना सकते हैं, अकाउंट्स पेबल, कितना अकाउंट पे किया, कितना अकाउंट रिसीव हुआ, कैश मैनेजमेंट, बजटिंग, पूरे बिजनेस का बजट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती है, जो कि एक मॉड्यूल है ईआरपी का। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका यूज करके, यानी कि ईआरपी का यूज करके हम बिजनेस को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस, इट अलाउज बिजनेस टू मैनेज देयर फाइनेंस एफिशिएंटली, यानी कि ईआरपी हमको अलाउ करता है कि हम हमारे बिजनेस के फाइनेंस को बहुत इजीली मैनेज कर सके, हम हर ट्रांजैक्शन को इजीली ट्रैक कर सके एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक्यूरेटली प्रोड्यूस कर सके, हमको पता चल सके कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बिजनेस के फाइनेंस को हैंडल करता हो। और ये पूरा सिस्टम किसमें है, ऑनलाइन में है। इसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कोई भी बिजनेस का जो अपना पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर का यूज करके करता हो, और उसी को हम लोग ईआरपी कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, पता है हर बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बेचते, कुछ बिजनेस सर्विसेज भी बेचते हैं। अब ये जो सर्विसेज वो बिजनेस बेच रहे होते हैं, वो सर्विसेज डिपेंड किस पे करती है, एम्प्लॉय पे, कि एम्प्लॉय अच्छी सर्विस देगा तो भाई बिजनेस अच्छे से चलेगा। एक एग्जांपल दे लो, एजुकेशन सर्विस पे चलता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे चलता है, बैंकिंग सर्विस पे चलता है, ये सारे या हम एग्जांपल दे इंश्योरेंस सर्विस पे चलता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, एम्प्लॉय को मैनेज करना, या हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव होता है ईआरपी का यूज करके। तो देखो, एचआरएम मॉड्यूल जो है वो एम्प्लॉयज की हर तरह की इंफॉर्मेशन कवर करता है। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देखता है, पेरोल प्रोसेसिंग, यानी कि कितना पेमेंट करना है, पूरा पेरोल, उनका अटेंडेंस वगैरह पूरा वो अपने आप देखता है।
फिर बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज को किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे एक्स्ट्रा टाइम करते हैं तो, फिर उनका टाइम और अटेंडेंस ट्रैकिंग हो गया, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी एक आदमी बिठाने की जरूरत नहीं है जो हर एक एम्प्लॉय पे ध्यान रखता है, एक अपने आप सिस्टम बना दी है जो ध्यान रखती है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से लेके हर एक चीज वो ध्यान रखती है कि वो कितने टाइम आ रहा है, कितने टाइम जा रहा है, उसको कितना पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, सारी चीज एक पूरा सिस्टम ध्यान रखता है, वो भी पूरा ऑनलाइन चलता है। इसी को बोलते हैं एचआरएम मॉड्यूल। और ये बिजनेस को बहुत इजीली हेल्प होता है कि बिजनेस अपने वर्कफोर्स को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, और वो जो भी लेबर रेगुलेशन यानी लेबर के जितने भी लॉ बना के रखे हैं उन सारे लॉ को, कंप्लायंस मतलब होता है फॉलो करना, कि वो बहुत इजीली फॉलो कर सके। मतलब कि देखो अगर कोई आदमी को रखूंगा तो उसको लॉ पता नहीं है, लेबर लॉ जो भी होता है अगर उसको पता नहीं है तो वो गलतियां कर सकता है। बट एक सिस्टम ही बिठा दूंगा जिसको लेबर लॉ भी पता है, हर एक चीज के बारे में उसको नॉलेज है, तो क्या होगा, वो सिस्टम पूरा अपने आप वर्क करेगा लेबर रेगुलेशंस को ध्यान में रख के। तो बिजनेस का काम क्या हो रहा है, बहुत इजी हो जा रहा है, ठीक है। तो दो मॉड्यूल समझा, ये दोनों मेन मॉड्यूल माने जाते हैं ईआरपी के। नेक्स्ट बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको एससीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एससीएम। अब ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मॉड्यूल कहो, ठीक है, ये क्लाउड ईआरपी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे कि इसके होने से हम हमारे बिजनेस के अंदर जो स्टॉक होता है ना, हम उसको इन्वेंट्री भी कहेंगे, वो बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट यानी प्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है वो भी इजीली हो सकती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रोसेस भी बहुत इजीली हो सकती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ना मैं एक स्टेशनरी की शॉप में गया, और स्टेशनरी की शॉप में गया और वहां पे ना स्टेशनरी में नवनीत का एक सेल्समैन आया था, और वो क्या कर रहा था पता है, वो अपना टैबलेट लेके आया ऑर्डर में। बाकी सारी जगह पे मैंने देखा है कि जो सेल्समैन आते हैं ना वो नोटबुक लेके आते हैं और जो भी ऑर्डर होता है वो उसमें लिख लेते हैं। बट वो जो सेल्समैन आया ना, पता है उसने क्या, वो टैबलेट लेके आया। उसने टैबलेट खोला और उसके मोबाइल में पूरी सिस्टम थी। मैंने देखा यार जोरदार है, उसके सामने पूरी लिस्ट थी कि नवनीत वाला क्या क्या चीजें बेचता है। युवा की बुक है, पेंसिल है, शार्पनर है, रबड़ है, हर एक चीज, कलर वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। वो जैसे जैसे ऑर्डर देता गया वो फटाफट क्लिक किया, कितने पीस है तुरंत बाजू में आ गया, ऐड करने का ऑप्शन था, 1 2 3 ऐसे ऐड करता गया, कम करने होते तो माइनस दबाता। तो इस तरह से उसने पूरा एक सिस्टम था, नवनीत वाले ने एक सिस्टम बना के रखा था। तो मैंने बोला यार वे तो बहुत जोरदार है, तो मेरे को तुरंत लाइट हो गया। और वो सिस्टम ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन था, कि मतलब वो कोई भी मतलब उसका जो बॉस होगा या ओनर भी होगा उसको देखना है तो वो देख सकता है। टोटली ऑनलाइन सिस्टम था, वो टैबलेट यूज करके ऑर्डर्स ले रहा था। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। फिर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी ये लोग देखते हैं इसका यूज करके। लॉजिस्टिक्स, हाँ सीधी सी बात है, अब उसने ऑर्डर लिया तो अब वो सिर्फ ऑर्डर लेने ही आता है। लॉजिस्टिक वाले अलग होते हैं जो डिलीवरी देने आते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी वाले को तुरंत मिल गया कि यहां से, इस दुकान से, इस एरिया से ये ऑर्डर आया है, वहां के जाके हमको क्या करनी है, डिलीवरी देनी है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और ये हेल्प करता है हमारे बिजनेस को कि हम हमारे बिजनेस का सप्लाई चेन की जो पूरी प्रोसेस है ना वो ऑप्टिमाइज कर पाए, और हमारा कॉस्ट कम हो, और हम हमारी डिलीवरी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, वो नवनीत वाला, अब देखो आज की डेट में नवनीत क्यों बेस्ट बन चुका है, क्योंकि उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेस्ट है। क्योंकि कोई भी दुकान वाला ऑर्डर कब देगा, जब उसको टाइम पे उसको ऑर्डर मिलेगा, और जब भी उसको कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत सॉल्व आउट होगी। और वो लोग ये पूरी प्रोसेस को किसके थ्रू करते हैं, ईआरपी के थ्रू। ये बेस्ट एग्जांपल हुआ। आप कोई भी अपने नजदीक के कोई भी स्टोर होगा ना, वहां जाके पूछ लेना कि नवनीत वाला आता है और ऑर्डर कैसे लेता है, तो वही बोलेगा कि टैबलेट लेके आते हैं और उसमें वो लोग ऑर्डर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको सीआरएम कहते हैं। इसका तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया इसके बारे में कि कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप बनाए रखना। तो कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल जो है वो फोकस करता है कस्टमर इंटरएक्शन के साथ, यानी कि कस्टमर से साथ कांस्टेंट जुड़े रहे। जैसे हम लोग सेल करते हैं, या कस्टमर सर्विस हो गया, या पेमेंट हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, प्रमोशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें सीआरएम का एक पार्ट मानी जाती है। सेल वॉल्यूम हो गया, या मार्केटिंग कैंपेन्स हो गए, कस्टमर सर्विस हो गई, ये सारी चीज सीआरएम में आती है। जैसे अगर मान लो आपको कोई भी तरह की दिक्कत होती है, अमेज़न या कहीं से कुछ मंगाते हैं तो तुरंत हम लोग कस्टमर केयर में फोन करते हैं, तो वो एक सीआरएम का पार्ट है कि कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है, इसलिए इसको मेन ईआरपी मॉड्यूल में रखा है।
दे हेल्प बिजनेस बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वो हमारे बिजनेस को CRM मॉड्यूल जो है वो हमारे बिजनेस के एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बांध के रखता है, किसके साथ? कस्टमर के साथ। और हमारा जो सेल है, सेल का परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी साथ साथ में बढ़ता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये टोटल 4 थे जो मेन ERP मॉड्यूल्स थे। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एडिशनल ERP मॉड्यूल्स, यानी कि इसके अलावा और कौन से एडिशनल ERP मॉड्यूल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें नंबर 5 है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि मैन्युफैक्चर कुछ रॉ मटेरियल्स लाना से लेके हर एक चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट ये मॉड्यूल जो है वो हेल्प करता है कोई भी कंपनी को कि जो भी स्टेप्स होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के, उसको कोऑर्डिनेट करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई एक बाजू से रॉ मटेरियल आया, दूसरी बाजू से हमने हमारे एफर्ट्स डाले, एफर्ट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल डाला और उसका फाइनल गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बहुत जरूरी रहता है। तो ये सारे स्टेप्स को बहुत इजी बना देता है ERP मॉड्यूल। आगे बात करें तो ये जो मॉड्यूल होता है ना वो वेरीफाई करता है प्रोडक्शन को, मतलब कि एक बार देखता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, क्या हम उस डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं। और वो लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि नंबर ऑफ इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी इन प्रोग्रेस है और कितने फिनिश गुड्स हो गए हैं। बहुत सी बार पता है क्या होता है, ये मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है, उसने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, अब वो प्रोडक्शन अंधाधुंध करे जा रहा है कि भाई मार्केट में डिमांड कितनी उसको पता ही नहीं है और उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, नुकसान होगा। या तो एक ऐसी भी चीज हो सकती है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है बट प्रोडक्शन कम किया तो भी नुकसान होगा। तो ऐसा नुकसान ना हो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल बनाया जाता है, ERP मॉड्यूल का एक पार्ट है। मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमको हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट है नंबर 6 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी क्या? तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। तो स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे होगा? तो देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल जो होता है वो हमको ये बताता है कि करंट स्टॉक कितना पड़ा है एंड करंट इन्वेंट्री लेवल डाउन टू द स्टॉक कीपिंग यूनिट्स लेवल एंड अपडेट दोस नंबर्स इन रियल टाइम। मतलब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब होता क्या है एग्जैक्टली बताओ तो देखो करेंटली कितना स्टॉक है और हम कितना स्टॉक रख सकते हैं और हम देखते हैं कि हमको कितना अपडेट की जरूरत है। मतलब जो स्टॉक का नंबर है, कितना और प्रोडक्शन करना है, कितना और स्टॉक में लाना है, वो नंबर को रियल टाइम अपडेट देता रहता है कि पूरा एक एग्जैक्ट आइडिया देता है कोई भी ओनर को या कोई भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करने वाला मैनेजर है उसको। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है यानी हम कहेंगे ये इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा मेजर है, एक की इन्वेंट्री स्टॉक मैट्रिक्स माना जाता है। मतलब कि कोई भी फैक्ट्री वाला बिजनेस है उसका तो मेन काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके स्टॉक बनाए रखना और जैसे ही मार्केट में डिमांड हो वैसे ही वो स्टॉक को मार्केट में सप्लाई करना। तो इन सारी चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखा जाता है इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। मतलब कि इन्वेंट्री भी मैनेज हो सकती है किसके द्वारा? ERP के द्वारा। क्लियर? और कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है अगर उसको इस तरह के मॉड्यूल की जरूरत होती है तो वो अपने स्टॉक को ऑप्टिमाइज मतलब होता है बेस्ट, ठीक है, अपने स्टॉक को बेस्ट अच्छे से मेंटेन कर सकती है और वो करंट एंड फोरकास्टेड डिमांड, मतलब कि अभी कितनी डिमांड है, फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, उन सबका ध्यान में रख के वो लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं। और इस स्टॉक मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? ERP हेल्प करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो ERP जो है ना वो प्रोजेक्ट में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। पता है आपको, जो भी बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्विस बिजनेसेस होते हैं वो प्रोफेशनल सर्विस ऑटोमेशंस का यूज करते हैं जिसको PSA कहा जाता है। किसका यूज करते हैं? प्रोफेशनल सर्विस ऑटोमेशन का, या तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल का। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट आया हाथ में, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का पैसा मिलता है उनको, तो कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया। प्रोजेक्ट मतलब कि आप जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हो उसकी बात नहीं कर रहे, वो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मान लो प्रोजेक्ट आया है, कोई टास्क प्रोजेक्ट आया है कि मतलब एक पूरा टास्क देके रखा है, उस टास्क को फिनिश करना है, तो उस टाइम पे प्लानिंग से लेकर के उस प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग की, वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा। जैसे एक प्रोजेक्ट आया, मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी की वेबसाइट बनानी है या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पूरा रेडी करना है, एक इस तरह का प्रोजेक्ट आया, तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है
कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसके पीछे कितना रिसोर्स पे खर्चा होगा, यानी कि कितना खर्चा होगा, वो सारी चीज ये लोग ट्रैक रखते हैं। एक ऐसा ही इन लोग ने ईआरपी सॉफ्टवेयर बना के रखा है जो पूरे प्रोजेक्ट को क्या करे, मैनेज करे और उस प्रोजेक्ट की हर एक छोटी डिटेल क्लाइंट तक पहुंचाई जाए। यानी कि क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मैंने जो काम दिया है जिस भी कंपनी को, वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बताए कि उसका काम कहां तक पहुंचा और कितना हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहेंगे जो ईआरपी का एक पार्ट है। एंड इट कैन मेक सिंपल क्लाइंट बिलिंग, इजीली क्लाइंट बिलिंग भी हो जाता है, इजीली हम लोग कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं स्टाफ मेंबर्स के साथ जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब मान लो उसके अंदर एक ग्रुप बना दिया जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस क्लाइंट को कोई भी तरह की दिक्कत हुई तुरंत मैसेज करके उन्होंने अपने स्टाफ को बता दिया कि भाई ये वेबसाइट में ये चेंजेस करो, तो वो लोग तुरंत चेंजेस भी कर देते हैं। तो इस तरह का एक ईआरपी मॉड्यूल सेटअप करता है जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मॉड्यूल जो है वो अलाउ करता है रिटेलर्स और ब्रांड्स को कि वो अपने ऑनलाइन स्टोर्स को बैक और फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड, को मैनेज करे। मतलब उनके पास जो भी स्टोर है उनका वो पूरा मैनेज करे। ठीक है, तो ई कॉमर्स ईआरपी भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको पता ही है कि एक फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिखता है और एक होता है बैक एंड जो उन लोगों को दिखता है जो उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो दो एंड होते हैं, तो ये दोनों एंड को मैनेज करने का काम ईआरपी का होता है। फिर दूसरा बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है, विद दिस एप्लीकेशन दे कैन चेंज द साइट्स लुक एंड फील एंड ऐड एंड अपडेट प्रोडक्ट पेजेस। मतलब ये ईआरपी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी साइट का लुक बदल सकते हैं, वेबसाइट का लुक बदल सकते हैं, हमारे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट के पेज को भी अपडेट इजीली कर सकते हैं। मतलब कि एक पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैनेज हो सकता है किसके थ्रू, ईआरपी मॉड्यूल के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 9 पॉइंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन। अच्छा, ये सारे हेड पॉइंट याद करके जाना, रट्टा मत मारना, समझ लेना और वहां जाके खुद बना के आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये जो मॉड्यूल है ये मैनेज करता है मार्केटिंग एफर्ट्स को, जितनी भी डिजिटल चैनल्स है जैसे ईमेल हो गया, वेब हो गया, सोशल मीडिया हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑप्टिमाइज और पर्सनलाइज रखता है मैसेजिंग को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एक ऐसा मॉड्यूल है, मतलब मार्केटिंग ऑटोमेशन यानी मार्केटिंग अपने आप हो रही है, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। एक सिंगल क्लिक पे बहुत सारे लोग को मैसेज चला गया, बहुत सारे ईमेल्स अपने आप चले गए, अपने आप कैंपेन्स रन हो रहे हैं जो हमारी ऐड कर रहे हैं, तो उसको मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका, और पता है आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन से ना बूस्ट होती है लीड, सेल्स बढ़ता है और कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ती है। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, ये हमारे रिलेटेड तो नहीं है बट कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा जो मार्केटिंग का है ना, वो एक कंपनी पूरा हैंडल करती है। मतलब कि हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है, शायद आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो बहुत बढ़िया पेज दिखेगा, रेड एंड व्हाइट थीम की कॉम्बिनेशन है। तो इंस्टाग्राम का पेज जो है वो मैनेज करती है कंपनी, हमारा यूजीटी का। तो उसमें वो कंपनी का नाम भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, वो कंपनी का नाम है आर्टिस्टा ग्रुप करके है। ठीक है, अब वो जो आर्टिस्टा ग्रुप है वो लोग क्या करते हैं, मैं जैसे मेरे को कुछ टाइम पहले ना फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी। अब फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे एड रन की। इंग्लिश फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज हमारे यहाँ के इंग्लिश के फैकल्टी जो थे वो कनाडा जाने वाले हैं, तो मेरे को इंग्लिश टीचर चाहिए थे। तो मैंने क्या किया पता है, इंस्टाग्राम पे एड रन करवाई। अब एड रन मैं तो करूंगा नहीं, मेरे को आता है नो डाउट, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, उनको कहा, हमारी जो मार्केटिंग टीम जो है जिसको हमने पूरा ये हमारा काम दिया है, तो मैंने उनको काम दिया। मैंने बोला एक काम करो कि आप ना एड रन करो और जो भी इंटरेस्टेड फैकल्टी होगा वो अप्लाई करेगा उसके अंदर और हमारे पास उसका डेटा आएगा और हम कॉल करके उसका डेमो अरेंज करवा देंगे। अब हुआ ये कि मैंने जब देखा, वो मतलब आए थे मेरे से मिलने और बातचीत करने, तो मैंने उनके पास ना एक यही ईआरपी एक मॉड्यूल था, मैंने ध्यान से देखा और उनके पास मेरे जैसे और भी कई सारे कस्टमर थे, जैसे बिल्डर वगैरह नहीं होते जिनको अपनी खुद की डिजाइन वगैरह, उनका खुद का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज चलाना होता है, एडवर्टाइज करनी होती है। तो वो लोग का भी एक मतलब बोलते हैं ना, उन सबका, मेरा, यूजीटी का और ऐसे काफी सारे अलग अलग तरह के उनके जितने भी क्लाइंट्स थे ना, उनका सबका एक साथ मार्केटिंग है वो चल रहा था, मतलब ऑटोमेशन पे था, मतलब कि मार्केटिंग चल रहा था। इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं कैंपेन रन करना। तो ये जो कैंपेन रन करना था तो अलग अलग कैंपेन रन हो रहे थे। तो मैंने बोला कि यार आपकी खुद की, मतलब ये जो पूरा सेटअप है आपका, मतलब उनका ही नाम लिखा था उस ऐप पे, आर्टिस्टा ग्रुप, और अंदर सारे अलग अलग तरह के इंस्टाग्राम पे एड्स रन हो रहे थे।
तो मैंने बोला यार जोरदार है, तो बोलते कि ये पूरा ईआरपी मॉड्यूल पे चलता है। मतलब बोले कि वो हमारा नहीं है, हमारा खुद का वो ऐप नहीं है, ऐप किसी और ने उनको बना के दिया है, और वहां पे वो क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मतलब मेटा जितना भी हैंडल करता है ना, उन सब पे अपने आप वो एड रन हो रही है। तो इसी को हम कहेंगे मार्केटिंग ऑटोमेशन। और उस बेसिस पे मेरे को एक अच्छी खासी लीड आई। मतलब मेरे को चाहिए था कि एक 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही, शायद 4 माइल था, ऐसा कुछ था, 4 माइल मतलब कुछ 5.5 किलोमीटर के अंदर के एरिया के ही टीचर मेरे को चाहिए। तो उससे मेरे को अच्छी खासी लीड मिली। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मान लो एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट रन करूँ जिससे मेरे को स्टूडेंट एनरोलमेंट भी मिले, कि जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, वो उसके थ्रू एनरोल हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे लीड, सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैंने बता दी, जो रियलिटी है, स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करें प्रोक्योरमेंट। अच्छा, प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल जो है, प्रोक्योरमेंट मतलब समझ लो कि प्रोडक्शन, कि एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल जो है, जिसमें मैनेजर जो होता है ना, वो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को परचेस करना, ये सारी चीजें ध्यान रखता है, कि उसके ध्यान में होता है कि कब क्या चीज परचेस की, कितने भाव पे परचेस की, उस कितने भाव पे बेचेंगे, वो पूरी चीज इसमें आ जाती है। मतलब पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इट कैन ऑटोमेट रिक्वेस्ट फॉर कोड्स। बहुत सारे पता है ना कोड्स होते हैं। कोड्स मतलब कि मान लो रॉ मटेरियल खरीदना है, तो मैं एक जन से तो भाव नहीं लूंगा, 3-4 अलग अलग तरह के सेलर होंगे जो जिनसे मैं भाव लूंगा, तो सबका कोट आ गया, कितने परचेज ऑर्डर है, मान लो कि मेरे को परचेज करना है तो मैं कितने परचेज ऑर्डर, या तो मान लो मेरे को बेचना है तो कितने सेल्स ऑर्डर हो गए, या तो मैं कहूंगा मिनिमम ओवर बाइंग, कि मैं कितना मिनिमम ओवर बाइंग करूंगा या अंडर बाइंग करूंगा जब भी डिमांड का प्लान करूं। मतलब ये डिपेंड करता है डिमांड के। अगर मान लो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो ओवर बाइंग, अंडर बाइंग करता हूं। तो जैसे एग्जांपल दे सकता हूं मैं इसमें बालाजी का। बालाजी वेफर वाला है, उसकी वेफर में क्या आता है, आलू, पोटैटो। अब पोटैटो का भाव भी मार्केट में क्या होता है, अप डाउन होता रहता है। तो वो लोग किस बेसिस पे, किस प्राइस पे खरीदते हैं, किस फार्मर से खरीदते हैं, और बीच में कौन है, मतलब पूरा एक मैनेजमेंट वो इसके थ्रू करते हैं। तो बालाजी का पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है, ईआरपी के थ्रू। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स थे ईआरपी मॉड्यूल्स के। तो मेनली मैंने 4 बताए थे जो मेन ईआरपी मॉड्यूल्स थे, और बाकी सारे एडिशनल ईआरपी मॉड्यूल्स है। बोलो क्लियर हो गया। ईआरपी मॉड्यूल्स क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस की अलग अलग प्रोसेस को इजी करने में हेल्पफुल हो। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।